गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम लोग आगे की क्लास आज शुरू करेंगे, है ना। हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि लिबरलिज्म का मतलब सोशल लाइफ में क्या होता है, पॉलिटिकल लाइफ में क्या होता है और इकोनॉमिक लाइफ में क्या होता है ना। और इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन भी तैयार किए थे, 3 क्वेश्चन तैयार किए थे, है ना, कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन सोशल लाइफ फॉर द मिडिल क्लास, इन पॉलिटिकल लाइफ फॉर मिडिल क्लास, इन इकोनॉमिक लाइफ फॉर मिडिल क्लास, है ना। तो हम लोग इस चीज़ को देखे थे, हम लोग क्वेश्चन भी लिखे थे और आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि ये सुधार क्यों ज़रूरी था और मिडिल क्लास लोग इसका डिमांड क्यों कर रहे थे, है ना। और आगे की कठिनाई के बारे में हम लोग जानेंगे, तब पिछले विशेषताओं के बारे में पता चलेगा कि ये सारे सुधार क्यों ज़रूरत थे। अब यहाँ पे देखेंगे कि पिछले में क्लास में हम एक क्वेश्चन आपके बारे में हम बताए थे कि क्यों नेपोलियन को मॉडर्न यूरोप का जनक बोला जाता है। वाई डिड नेपोलियन कॉल एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न यूरोप, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन जो है वो क्या किया था। नेपोलियन के कारण ही अगर आज आप देखेंगे कि यूरोप इतना ज़्यादा आगे है या फिर इतना ज़्यादा विकसित है, तो इसका सूत्रधार जो था, इसका जो फाउंडर था, उसको हम नेपोलियन को ही कहेंगे, क्योंकि वह ज़बरदस्त सुधार लाया था। भले ही वह ऑटोक्रेसी था, राजतंत्रीय पद्धति को अपनाया था और इसके पीछे उसका मंशा पूरे यूरोप को जीतना था, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को देखेंगे कि उसके जो सुधार थे वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाया यूरोप को मॉडर्न बनाने में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्यों ये सुधार ज़रूरी था और क्यों यह मांग किया गया था मिडिल क्लास के द्वारा। तो लेट अस टेक ए एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century. Napoleon administrative measures had created out of countless small principalities ये कन्फेडरेशंस ऑफ 39 स्टेट, है ना। नेपोलियन क्या किया था, आज जिस देश जर्मनी को आप जानते हैं वह कई हज़ार टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटा छोटा क्षेत्रों में बटा हुआ था। नेपोलियन क्या किया, उन सारों को समेट करके 39 स्टेट में तब्दील किया, बदल दिया। बात समझ में आया। वो क्या किया, कई हज़ार टुकड़ों में जो नेपोलियन जर्मनी बटा हुआ था, जर्मन क्षेत्र जो जिसे अभी जर्मनी देश के नाम से जानते हैं, है ना, वो कई हज़ार टुकड़ों में बटा हुआ था। ये नेपोलियन क्या किया, कन्वर्टेड इट फ्रॉम द काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज टू द 39 कन्फेडरेशंस ऑफ स्टेट, है ना। अब और क्या परेशानी था, ईच ऑफ दीज पोजेज इट्स ओन करेंसी एंड वेट एंड मीजर्स। अब आप सोचिए, जितना भी टुकड़ों में बटा हुआ था जर्मन क्षेत्र, जर्मन स्पीकिंग क्षेत्र, वहाँ पे अलग अलग करेंसी चलते थे। जो पैसा, अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें तो जो पैसा आज एग्जांपल के तौर पे हम भारत का नाम लेते हैं, है ना। जैसे भारत में 28 राज्य है। अब सोचो झारखंड में जो पैसा चलता है वो बिहार में नहीं चलता है, बिहार में जो चलता है वो झारखंड में नहीं चलता है, जो झारखंड में चल रहा है वो यूपी में नहीं चल रहा है। अब मतलब 28 स्टेट का 2800 अलग अलग करेंसी है। तो आप सोचिए कि आने जाने में कितनी परेशानी होगी। आप अपने वस्तुओं को नहीं बेच पाएंगे, आप खुद भी नहीं जा पाएंगे, आप अपना वहाँ पूंजी नहीं लगा पाएंगे, आप व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इतनी परेशानियाँ थी। फिर वेट और मेजर सिस्टम भी अलग अलग थे। वेट मेजर सिस्टम क्या था कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि अगर अभी जैसे है कि 1000 किलोग्राम का जो है, 1000 ग्राम का 1 किलो होता है। अब वहाँ पे क्या था कि एक स्थान पे जो है वो 900 ग्राम का 900 ग्राम का 1 किलो है, कहीं पे 800 ग्राम का 1 किलो है, कहीं 1200 ग्राम का 1 किलो है। वहीं अगर हम मीजर बोलें तो 100 सीएम का 1 मीटर होता है, कहीं पे 95 सीएम का 1 मीटर है, कहीं पे 90 सीएम का 1 मीटर है, कहीं पे 60 सीएम का 1 मीटर है ना। तो ये सारी परेशानियाँ थी। ये मर्चेंट्स ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्सबर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव had to pass through
11 customs barriers and pay a custom duty of about 5% at each of one of them। बोला जाता है कि मतलब एक छोटा सा दूरी तय करने में, आप मान लो ना कि अगर आप 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं या 20 किलोमीटर अप्रॉक्स मान लो, तो उस समय में क्या करना पड़ता था, देश के अंदर वस्तुओं की आवाजाही पर जो टैक्स लिया जाता है ना, उसको ही कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं हम। तो एक व्यापारी अगर हैम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग जा रहा है तो उसको 11 बार टैक्स देना है। और चलो टैक्स ले तो ठीक है, तुरंत गाड़ी पास हो जाएगा, लेकिन नहीं, जो तौलने का व्यवस्था है, जो मापने का व्यवस्था है, वो सबका अलग अलग है। तो भैया गाड़ी पर जो सामान लदा हुआ है उसको उतारो, उसको फिर हम तौलेंगे, क्योंकि मेरा तौल अलग है, मेरा माप अलग है, फिर उसको हम तौलेंगे, उस पर फिर 5% हम लेंगे। तो आप सोचो कि वो 20 या 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में व्यापारियों को शाम हो जाता था, बहुत समय लगता था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ड्यूटीज वेयर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स each region had its own system of weight and measure. This involved टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। आप सोचो सब जगह पे उतार रहा है, उस समय तो कैलकुलेटर नहीं था। अगर बाय द वे किसी व्यापारी का 5 किलो 540 ग्राम हुआ, तो आप सोचो कि इसको हाथ से कैलकुलेट करने में कितना समय लगता होगा। इतना ज़्यादा झंझट था, इतना ज़्यादा परेशानी था। यही कारण है कि ये लोग लिबरल विचारधारा को आर्थिक क्षेत्र में लाना चाहते थे और ये सारे झंझटों को ख़त्म करना चाहते थे, है ना। क्योंकि 5 जगह पे टैक्स 11 जगह पे टैक्स देना, 5% टैक्स देना, सबका मापने का व्यवस्था, सबका नापने का व्यवस्था, सबको तौलने की व्यवस्था, सबकी करेंसी अलग अलग है। माथा मतलब ख़राब होने वाली स्थिति थी। कैसे लोग जीते थे पता नहीं, है ना। और ऐसे स्थिति में व्यापार करना, ऐसे स्थिति में एक जगह से दूसरे जगह जाना, ऐसे स्थिति में पूंजी इन्वेस्ट करना, है ना, कितना परेशान नहीं होता होगा, ये एक कल्पना करके हम लोग उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है मापन के क्षेत्र में कि द मीजर्स ऑफ द क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वाज द इले विच इन इज रीजन स्टूड फॉर ए डिफरेंट लेंथ। इले जो था वो मापन यंत्र था, है ना। 1 नंबर में पूछ सकता है कि व्हाट वाज द मीजर्स डिवाइस, तो वहाँ पे आप लिखेंगे इले। वैसे नहीं पूछेगा इतना डीप, लेकिन दिमाग में रखेंगे। अब यहाँ पे उदाहरण के लिए क्या है, इले जो है एक लेंथ मापन यंत्र है ना। बोला ये जाता है कि एन इले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 57.7 cm ऑफ क्लॉथ, है ना, 54.7 cm ऑफ क्लॉथ। बोलता है कि अगर आप फ्रैंकफर्ट में 1 मीटर कपड़ा खरीदते हैं या 1 इले कपड़ा खरीदते हैं, तो आपको कितना कपड़ा मिलेगा, 54.7 cm ऑफ क्लॉथ। अगर वही कपड़ा आप मेज में खरीदते हैं तो 5.1 cm कपड़ा आपको मिलेगा, है ना, 55.1 cm। अगर यही कपड़ा आप न्यूरमबर्ग में खरीदते हैं तो मिलेगा 65.6 cm, और वही अगर फेरीबर्ग में खरीदते हैं आप तो 53.5 cm कपड़ा आपको मिलेगा। इतना ज़्यादा वेरिएशन, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेजर सिस्टम था वहाँ पे कि आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। इसलिए आर्थिक सुधार काफ़ी ज़रूरी था वहाँ पे। Such conditions were viewed as a obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes। अब आप सोचिए कि न्यू कमर्शियल क्लासेस कौन थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, है ना। मिडिल क्लास वाले ही व्यापार कर रहे थे, क्योंकि हम आपको पहले ही बताएं कि जो गरीब था उसको जाने की ज़रूरत नहीं था और अमीरों को कोई परेशानी नहीं था। जो अमीर है उसके पास 1000 प्रकार का नोट होगा और उसको आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो पैसे के माध्यम से सब ये कर लेते हैं। तो बोला जाता है कि आर्थिक विनिमय में, एक्सचेंज मतलब होता है विनिमय, सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रहा था वो कमर्शियल क्लास मतलब मिडिल क्लास को हो रहा था। who worked for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, है ना। ये मिडिल क्लास वाले यह अनुरोध कर रहे थे, यह कोशिश कर रहे थे कि एक यूनिफाइड, एकीकृत आर्थिक प्रदेश का निर्माण हो, जहाँ पे
बिना बाधाओं के, अनहैंडल्ड मतलब होता है बिना बाधा के, बिना रुकावट के, है ना, बिना कोई हस्तक्षेप के सामानों का आवाजाही में, लोगों के आवाजाही में कोई परेशानी नहीं हो, है ना। तो हुआ क्या आगे चल करके, इन 1834 ये कस्टम यूनियन ऑफ जोल्वेरेन वाज फॉर एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया एंड ज्वाइन बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, है ना। आगे चल करके सफलता भी मिला उन लोगों को। क्या मिला भाई, तो एक कस्टम यूनियन बनाया गया, ठीक है, एक शुल्क संगठन बनाया गया। किसके इनिशिएटिव से? प्रूसिया के इनिशिएटिव से। आज जिसको आप जर्मनी जानते हैं वो पुराना नाम उसका प्रूसिया था, है ना। तो प्रूसिया के इनिशिएटिव से 1834 ईस्वी में एक कस्टम यूनियन एक बनाया गया जिसका नाम था जोल्वेरेन, है ना। और जितने भी जर्मन स्टेट थे, है ना, जो काउंटलेस जर्मन स्टेट थे, उसको नेपोलियन क्या किया था, 39 स्टेट में ज्वाइन कर, ये संगठित कर दिया था, ये एकीकृत कर दिया था। तो ये 39 स्टेट जो है सारे ज्वाइन किए इस कस्टम यूनियन को। अब इसका फ़ायदा क्या था कि आप एक जगह पे अब आप टैक्स दीजिए, है ना। द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ द करेंसी फ्रॉम 30 to 2, है ना। जो 39 करेंसी था, 39 प्रकार का करेंसी था, उसको घटा करके अब 2 कर दिया गया। जो टैरिफ बैरियर 11 जगह देना पड़ रहा था एक छोटी सी दूरी तय करने के लिए, अब एक जगह पर दीजिए और पूरा आप उस क्षेत्र को 39 स्टेट को घूमिए, है ना। तो ये क्या होगा कि बिना बाधाओं का अब लोग व्यापार कर सकते थे और करेंसी का भी झंझट खत्म हो गया, मेजर वेट सिस्टम एक हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि व्हाट वाज जोल्वेरेन, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, है ना, कि जोल्वेरेन वाज फाउंडेड इन 1834 बाय द इनिशिएटिव ऑफ द प्रूसिया ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, है ना। अब इसकी विशेषता क्या है, तो पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये क्या किया, एबॉलिश द टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ द करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2, है ना। इस तरीके से इसका ये 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। 1 नंबर में पूछ सकता है कि व्हेन वाज फाउंडेड जोल्वेरेन, तो वहाँ पे लिखेंगे इन 1834, है ना। और ये भी पूछ सकता है कि बाय द विच कंट्री इनिशिएटिव बिहाइंड दिस, है ना। इसके पीछे किस देश का शुरू मतलब पहल था। इनिशिएटिव मतलब होता है पहल करना, है ना, आगे आना, है ना। तो प्रूसिया जो है वो ये किया था। या डायरेक्टली पूछ सकता है कि हु फाउंडेड द जोल्वेरेन, या व्हाट वाज द जोल्वेरेन 1 नंबर में बोल सकता है कि कस्टम यूनियन था, या फिर टीचर यूनियन था, या फिर लेबर यूनियन था। कुछ भी आपको 1 नंबर में पूछ सकता है, तो वहाँ पे आप कस्टम यूनियन इसको याद रखेंगे कि यह एक सीमा शुल्क था, शुल्क संगठन था, सीमा शुल्क नहीं, शुल्क संगठन था, है ना। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। आगे चल करके जब रेलवे आया, आप सोचो रेलवे को तो 11 जगह पे नहीं रोका जा सकता है ना। तो रेलवे जब आया तो इस चीज़ का जो है धीरे धीरे वैल्यू भी समझा गया और अपने रिड्यूस होता गया। अब लोग क्या करने लगे, इसी तरह के जो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हुआ, अब इसको लोग नेशनल यूनिफिकेशंस की तरफ मोड़ने लगे, है ना। अब यह बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमिक यूनिफिकेशंस था वो लीड द वे ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशंस, है ना। जैसे आर्थिक रूप से एक क्षेत्र को बना दिया गया कि सारे जुड़ जाओ एक क्षेत्र में और एक जगह पे टैक्स पे करेंगे और पूरे एरिया में हम भ्रमण करेंगे। उसी तरीके से आगे चल करके यह पहल किया गया कि इन सारे क्षेत्रों को जोड़ कर क्यों न एक देश ही बना दिया जाए। ये वे ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोविंग एट द टाइम, है ना। तो ये जो आर्थिक राष्ट्रवाद था वो क्या किया, राष्ट्रवाद के भावनाओं को आगे बढ़ाने में, राष्ट्रवाद की भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे समझ में, है ना। तो यहाँ से बस यही 1 नंबर और क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु सेटअप द या फिर इस्टैब्लिश द कॉन्फेडरेशन ऑफ द 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट, है ना। तो वहाँ पे आप नेपोलियन मारेंगे, बात समझ में आया। और 1 नंबर जो बताया कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न यूरोप, तो वहाँ पे नेपोलियन आप मारेंगे, बात समझ में आया। ज़्यादा कुछ इससे पूछेगा नहीं। यहाँ पे जोल्वेरेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको आप देख लेंगे। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पूरा आप पढ़ लेंगे, जो हम लिखवाए हैं उससे आप लिख लेंगे, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये न्यू कंजर्वेटिविज्म, एक न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, है ना। यहाँ से एक अलग कहानी की शुरुआत होगी, इसलिए हम इसको नेक्स्ट क्लास में, है ना, शुरू करेंगे। आप लोग इसे देखिए, समझिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, है ना। हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं उसको फॉरवर्ड कीजिए, है ना, क्योंकि हम हिस्ट्री सिर्फ आपको पढ़ा नहीं रहे, हम एक अलग तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमको लगता है कि आपको समझ में आता होगा, और नहीं भी आता है तो भी बोलिए कि नहीं आ रहा है ना। तो एक और कोशिश करेंगे, कुछ और तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू सभी को।